वेलकम टू पातालवाणी। हम लाते हैं छोटे गहरे पॉडकास्ट, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो काम के साथ साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पॉडकास्ट के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़। आज हम बात करेंगे त्रिपार्टाइट स्ट्रगल की, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की। यह संघर्ष था तीन महान शक्तियों के बीच, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच। और हमारा खास फोकस रहेगा पाल डायनेस्टी पर, जिनकी उत्पत्ति, राजनीति और संस्कृति इस संघर्ष में बेहद अहम रही। सबसे पहले यह देखते हैं इस संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था। ये 6वीं शताब्दी की बात है। छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां उभर आईं। कन्नौज, जो हर्षवर्धन के समय से राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा था, अब एक सिंहासन बन चुका था जिसे हर राजवंश जीतना चाहता था। क्योंकि भौगोलिक कारण यह था कि गंगा के मैदान का केंद्र व्यापार और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। राजनीतिक कारण था, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का सिंहासन प्रेस्टीज थ्रोन की तरह बन गया था। आर्थिक कारण था, गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन और व्यापार मार्ग, यानी कन्नौज पर कब्जा मतलब उत्तर भारत का राजनीतिक नियंत्रण और वैधता। अब आते हैं पाल डायनेस्टी पर। 8वीं सदी के मध्य में बंगाल अराजकता में डूबा था। इसे मत्स्यायन कहा जाता है। इसका मतलब है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस अराजकता को खत्म करने के लिए स्थानीय प्रमुखों और जनता ने गोपाल को चुना। यह एक अनोखी घटना थी, क्योंकि गोपाल का चयन जनमत से हुआ। 750 सीई के आसपास पाल डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख शासक थे गोपाल, जो संस्थापक थे और इन्होंने स्थिरता लाई। दूसरे थे धर्मपाल, 770 से 810 सीई। ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। धर्मपाल नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किए, बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक प्रभाव फैलाया। फिर आते हैं देवपाल। देवपाल का साम्राज्य था 810 से 850 सीई तक। साम्राज्य को और विस्तार दिया, नेपाल और उड़ीसा तक पहुंचाया। यही धर्मपाल थे जिन्होंने त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में पाल साम्राज्य को बड़ी शक्ति बनाया। अब आते हैं इस संघर्ष के असली मंच पर। तीन शक्तियां, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, बार बार कन्नौज पर कब्जे के लिए भिड़ती रहीं। चरण 1, धर्मपाल की सफलता। धर्मपाल ने सबसे पहले कन्नौज के राजा को हराया। वहां अपने समर्थक राजा को बिठा दिया, जिसे वसाल रूलर बोला जाता है इंग्लिश में। खुद को उत्तर पथ स्वामी घोषित किया। किसने? धर्मपाल ने। फिर चरण 2, प्रतिहारों की चुनौती। पश्चिम से नागभट्ट सेकंड, जो कि एक प्रतिहार रूलर था, उसने पलटवार किया। पालों को कन्नौज से खदेड़कर खुद कब्जा कर लिया। फिर आता है चरण 3, राष्ट्रकूटों का हस्तक्षेप। दक्कन से गोविंद थर्ड, जो कि एक राष्ट्रकूट रूलर थे, वो आए, प्रतिहारों को हराया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। बार बार बदलाव, कभी पाल जीतते, कभी प्रतिहार, कभी राष्ट्रकूट। कोई स्थायी विजेता नहीं रहा। कन्नौज लिटरली एक म्यूजिकल चेयर बन गया। इतिहासकारों का मत। आर एस शर्मा लिखते हैं, यह संघर्ष एक सदी तक चला और इसने उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता को स्थायी नुकसान पहुंचाया। अब आता है कन्नौज का सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था? उसके 3 कारण, जो कि पहले भी बात हो चुकी है। पहला था पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का। कन्नौज का राजा होना मतलब पूरे उत्तर भारत पर वैधता का दावा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, गंगा यमुना दोआब का हृदय स्थल। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उपजाऊ कृषि भूमि और व्यापार मार्गों पर पकड़, यानी कन्नौज पर कब्जा सत्ता और प्रतिष्ठा दोनों का प्रतीक था। अब इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हुए। पहला हुआ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन।
कोई स्थायी साम्राज्य नहीं बन पाया। दूसरा हुआ वीकनिंग ऑफ पावर्स, तीनों वंश आपसी संघर्ष में कमज़ोर हो गए। तीसरा हुआ डोरवे फॉर इन्वेजन्स, इसी राजनीतिक अस्थिरता ने चलकर महमूद गजनी और गोरी जैसे आक्रमणकारियों को मौका दिया। और चौथा हुआ रीजनलाइजेशन, बंगाल में पाल, राजस्थान गुजरात में प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट, सबने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शक्ति बनाए रखी। यानी यह संघर्ष विनर टेक्स नथिंग साबित हुआ। फिर आता है पाल डायनेस्टी की सांस्कृतिक भूमिका। रिलीजन, पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने संरक्षण दिया। पाल कला की बात करें तो ब्लैक स्टोन स्कल्पचर्स, ग्रेसफुल ब्रोंज इमेजेस, ये आदि प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मठ, जिसे मोनेस्ट्रीज भी बोलते हैं, और शिक्षण संस्थान को बढ़ावा दिया। इसलिए पाल डायनेस्टी सिर्फ युद्धों के लिए नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा के लिए भी याद की जाती है। कंक्लूजन की बात करें तो त्रिपार्टाइड स्ट्रगल हमें क्या सिखाता है कि जब तीन बड़ी शक्तियां आपस में लड़ती हैं तो विजेता कोई नहीं होता बल्कि पूरा क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है। पाल डायनेस्टी ने अपनी शक्ति दिखाई, धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों ने साम्राज्य फैलाया और संस्कृत को संजोया, लेकिन कन्नौज की गद्दी पर वे अस्थायी रूप से नहीं बैठ पाए। यही इतिहास की खूबसूरती है, हमें सत्ता की नश्वरता और संस्कृत की स्थिरता दोनों का एहसास कराता है। तो ये थी पाल पर हमारी आज की पाताल वाणी, और अब हम करेंगे कुछ MCQs और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं-9वीं शताब्दी में जो चला, मुख्य रूप से किस नगर के नियंत्रण के लिए हुआ था? कन्नौज। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, 750 ईस्वी में मत्स्यायन को समाप्त कर। तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित और संरक्षण देने वाले पाल शासक कौन था? धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंश ने भाग लिया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल बंगाल से थे, प्रतिहार राजस्थान पश्चिम भारत, राष्ट्रकूट दक्कन से। पाल वंश के समय बंगाल की अराजकता को किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य न्याय। धर्मपाल ने स्वयं को किस उपाधि से संबोधित किया? उत्तरा पथस्वामी। नागभट्ट द्वितीय किस वंश से संबंधित थे जिसने पालों को कन्नौज से हराया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधित्व किस शासक ने किया? गोविंद तृतीय। पाल शासकों के काल में निर्मित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशिला, जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। पाल शासकों की कला को किस प्रकार की मूर्ति कला से जोड़ा जाता है? काले पत्थर की मूर्तियां। पाल वंश किस धर्म के संरक्षक माने जाते हैं? बौद्ध। देवपाल के समय पाल साम्राज्य का विस्तार किन क्षेत्रों तक हुआ? नेपाल और असम तक। त्रिपक्षीय संघर्ष का दीर्घकालीन परिणाम क्या था? तीनों वंश की कमजोरी। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणों को आसान बना दिया? राजनीतिक अस्थिरता। पाल शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी मानी जाती है? बौद्ध धर्म और शिक्षा का संरक्षण। तो इसी के साथ ये पाताल वाणी का प्रथम एपिसोड ख़त्म होता है और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।